Welcome back, dear students. Today we are beginning with a new chapter that is called Laws of Motion. हमने जो पिछला चैप्टर खत्म किया वो मोशन इन वन डायमेंशन, जिसमें हमें पूरा मौका मिला ये समझने का कि कोई भी बॉडी, चाहे वो कार है या कोई ट्रक या कोई भी बॉडी है, अगर उसकी मोशन कैसे चेंज करता है, मतलब माने इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सब चेंजेस, कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, कितना डिस्टेंस कवर किया, तो ये चीजें हमने उसमें स्टडी की। ठीक है, हमने मोशन तो स्टडी कर लिया, बट जो उसकी वेलोसिटी में चेंज आता है, जैसे हमने डिफाइन किया था कि ब्रेक्स लगानी है, एक्सेलरेट करना है, तो हमने मोशन तो स्टडी कर लिया, पर मोशन किस वजह से होता है वो स्टडी उस चैप्टर में बिल्कुल नहीं किया। इस चैप्टर में हम वही स्टडी करेंगे, उसके बारे में स्टडी करेंगे और उससे रिलेटेड बहुत सारी और चीजों के बारे में स्टडी करेंगे। और वो एक्सटर्नल एजेंट इज फोर्स, बिकॉज यू नो अनटिल और अनलेस वी अप्लाई फोर्स, वेलोसिटी चेंज नहीं कर सकती। आप एक्सेलरेट करने के लिए भी फोर्स चाहिए ना, तभी एक्सेलरेशन लगेगी। ब्रेक अप्लाई करनी है तो चाहे वो जो ब्रेक पैड होते हैं तो वो फोर्स लगाते हैं टायर्स के ऊपर, तभी तो गाड़ी रुकती है ना। तो ये मतलब डिटेल में तो हम इतना ज्यादा अभी स्टडी नहीं करेंगे, बट जैसे जैसे चैप्टर बीतेगा, जो जो चीजें इससे रिलेटेड है, वी विल कीप ऑन डिस्कसिंग दैट। So this is where we begin with this chapter, and we will study the concept or the basic concept of force. And to begin with, हम बड़ा basic से start करेंगे, and we will study effects of force. आपने पढ़ा हुआ है force is either a push or pull in class 6th or 7th, है ना? तो हम चाहते हैं कि हम एक better definition बनाएं। हम सिर्फ push और pull तक अपने आप को नहीं रखना चाहते। We want to make a better definition of force. And in order to do that, we need to study effects of force. हालांकि फोर्स में बेसिकली जो आप डेली लाइफ में करने वाले हो वो पुश या पुल ही होता है, पर उसके अलावा क्या होता है हम देख लें। तो फर्स्ट पॉइंट जैसे 9th के हिसाब से यहाँ पे मैंने लिखे हैं, तो फर्स्ट इफेक्ट ऑफ फोर्स दैट इट कैन चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ द बॉडी। आपने पढ़ा है पिछली क्लासेस में, हम इसको स्टेप्स में लिख लेते थे। इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, इट कैन मूव अ स्टेशनरी बॉडी, इट कैन मेक अ बॉडी स्टॉप, इट कैन चेंज द स्पीड ऑफ द मूविंग बॉडी, यू नो। तो उसको हमने अब थोड़ा मॉडिफाई करके अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड 9th, इट कैन चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ द बॉडी, क्योंकि लास्ट हमने चैप्टर में कॉन्सेप्ट ऑफ रेस्ट और मोशन पढ़ लिया है। ठीक है, तो बेसिकली इट इज द कॉज ऑफ मोशन। तो व्हाट इज द कॉज ऑफ मोशन? फोर्स। ठीक है, एग्जांपल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस चैप्टर, सो प्लीज पे अटेंशन। सो आई हैव रिटन फ्यू एग्जांपल्स फॉर यू, ट्राई टू गो विद देम, ट्राई टू अंडरस्टैंड देम, ताकि आपसे अगर एग्जांपल पूछी जाए तो आप दे सको। द फर्स्ट एग्जांपल, द पुश एक्सर्टेड बाय अ ब्रूम मूव्स द ट्रैश। तो ब्रूम अपना जैसे झाड़ू हो गया, ट्रैश जो मिट्टी या जो हम साफ करते हैं, तो अगर हम उसको ब्रूम, जैसे आपने देखा होगा एक काफी लंबा डंडा होता है जिसके नीचे ऐसे ब्रूम होता है, तो बाहर यू नो इन फॉरेन कंट्रीज मोस्टली दोज काइंड ऑफ ब्रूम्स आर यूज्ड। अपने घर में तो झाड़ू वगैरह जैसे यहाँ पे ज्यादा कल्चर है, बट दोज ब्रूम्स आर यूज्ड एंड दे आर इजी। तो उसमें आपको ऐसे बैंड नहीं करना पड़ता, आपको झुकना नहीं पड़ता सफाई करने के लिए। ठीक है, तो सेकंड इज अ बॉल लाइंग ऑन द ग्राउंड मूव्स व्हेन किक्ड। तो अगर बॉल है तो उसको किक करेंगे, वो मूव करेगी। पुल एक्सर्टेड बाय अ हॉर्स मूव्स अ कार्ट। तो हॉर्स जो जोर लगाएगा कार्ट को मूव करने के लिए। पुल एक्सर्टेड बाय अ स्टीम इंजन मूव्स अ ट्रेन। तो हमने देखा है कि जो एक इंजन होता है सबसे आगे, वो जोर लगाता है बाकी डब्बों को अपने साथ खींचने के लिए। द फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी मेक्स एन एप्पल फॉल एंड गेन स्पीड ऑन इट्स वे।
मतलब जब वो गिर रहा होता है तो उसकी स्पीड जो है 0 से स्टार्ट होकर, जैसे हमने पढ़ा था फ्री फॉल के केस में, उसकी स्पीड इंक्रीज करती रहती है। Why? Because of uniform acceleration, जो ग्रेविटी की वजह से 9.8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर होती है। A fielder on the ground stops a moving ball by applying force with his hands. जैसे रग्बी में आप देख सकते हैं बॉल को इधर उधर भेजना करना, या फिर गोलकीपर फुटबॉल में अपने हाथों से बॉल जो आ रही है उसको रोकता है या पकड़ लेता है। When force is applied on the pedal by a cyclist, the speed of the cycle increases. अगर हम पैडल अप करते हैं तो स्पीड इंक्रीज होगी, and if we apply brakes, it slows down. It can change the direction of the moving object. तो ये सेकंड इफेक्ट है अपना, जो डायरेक्शन चेंज हो सकती है। How we can do that while playing cricket? You might have noticed many a times we hit a ball with a bat. तो बॉल जिस तरफ से आ रही होती है, जब हम बैट से मारते हैं तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, उसकी स्पीड भी चेंज हो जाती है। जरूरी नहीं कि एक ही इफेक्ट होगा, एक से ज्यादा इफेक्ट एट अ सेम टाइम हो सकते हैं कि स्पीड भी चेंज हो जाए, डायरेक्शन भी चेंज हो जाए। Then turning a car with the help of a steering wheel, which we do all the time while driving the car. Third point, it can change the shape or size of the body. That means it can change the dimensions of the body. तो अगर हम फोर्स लगाते हैं तो हम फोर्स लगा के किसी भी बॉडी का जो आपके पास कहे, आप उसका शेप और साइज जो है वो भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स के तौर पे अगर हम देखें तो स्प्रिंग आपने देखा होगा। अगर हमारे पास एक स्प्रिंग, एक रिजिड सपोर्ट से एक लटक रहा है स्प्रिंग, और नीचे हम एक कोई वेट उस स्प्रिंग से लटका देते हैं, तो स्प्रिंग स्ट्रेच हो जाता है। You know, something like if we have this is a rigid support, and if we tie a spring, यहां पे ऐसे लोड लटका, something like that। ठीक है, तो ये कुछ केस है जिसमें जो लेंथ स्प्रिंग की जो इंक्रीज हो जाती है। फिर then moving on to our right hand side, there are a few more examples that you can have a look at. So this example says, by hammering a small piece of iron sheet, a big thin foil is made. सिल्वर हो सकता है, आयरन हो सकता है। आपने प्रॉपर्टी केमिस्ट्री में पढ़ी होगी मेलेबिलिटी। जब हम फोर्स स्ट्राइक करते हैं तो उसका सरफेस एरिया, कई मेटल्स ऐसे हैं जो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, लाइक सिल्वर, एल्युमिनियम, आपने घर में यूज भी की होगी एल्युमिनियम फॉयल, तो दे कैन बी बीटन इनटू अ शीट, तो उनका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो with all these effects of force that we have studied, now we are in a position to give a definition of force. A better definition that says that a force is that physical cause which changes, मतलब actually changes, or tends to change या change करने की कोशिश करती है क्या, either the size or shape of the body, or state of rest or motion of the body, or both। भी साइज भी चेंज करे, शेप चेंज करे, और उनका मोशन भी चेंज करे। ठीक है, There are two type of forces. Generally हमने forces को दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। One is contact force, other is non-contact force. The force which is applied on a body through a physical contact with the body which is actually applying a force. तो हम इसको शॉर्ट में ऐसे लिख देते हैं, the force applied on a body through a physical contact with the body is called contact force. आपको ये समझना होगा कि जब फोर्स अप्लाई होती है, एक बॉडी है वो फोर्स अप्लाई करने वाली है, दूसरी बॉडी है जिसमें फोर्स अप्लाई होती है। चाहे आप कोई भी फोर्स लें, अगर आप मस्कुलर फोर्स की बात करते हैं, देन आवर मसल्स पार्ट ऑफ आवर बॉडी, हम किसी चीज के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं, दैट इज द अदर बॉडी। अगर आप फ्रिक्शनल फोर्स की बात करते हैं
तो फ्रिक्शनल फोर्स, जब हम किसी बुक को किसी टेबल पे रखते हैं, आप बुक को मूव करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, तो देयर इज अ फ्रिक्शनल फोर्स विच इज अप्लाइड ऑन द बॉडी. ग्रेविटेशनल फोर्स इज अप्लाइड बाय अर्थ ऑन अदर बॉडीज ड्यू टू विच दे फॉल डाउन. तो ऐसे हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल हैं. जनरली मतलब एक बॉडी एक फोर्स अप्लाई करती है, दूसरी बॉडी जिसके ऊपर फोर्स अप्लाई होती है. देन नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ बॉडी जिस पे फोर्स लग रही है विदाउट अ फिजिकल कॉन्टैक्ट विद द बॉडी व्हिच इज अप्लाइंग फोर्स, दैट इज कॉल्ड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. एग्जांपल्स के तौर पे कॉन्टैक्ट फोर्स में जैसे है फ्रिक्शनल फोर्स, मस्कुलर फोर्स, टेंशन फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, नॉर्मल फोर्स जिनको हम डिटेल में पढ़ेंगे, और हम ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स जिनको डिटेल में पढ़ेंगे. लेट्स स्टार्ट विद फ्रिक्शनल फोर्स. द फोर्स दैट इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी in a direction opposite to the motion of the body when the body is in physical contact with the surface on which it actually slides or tries to slide. अगर आप इस चीज को गौर से देखें, I think now this definition would be more visible. The force acting on a body in direction opposite to the motion of the body when the body is in physical contact with the surface on which it actually slides or tries to slide. इसके मायने क्या है? This is a table on a book is kept. हम यहां से ऐसे पुश इस बुक को कर रहे हैं, ठीक है. जब आप इस डायरेक्शन में राइट साइड में पुश कर रहे हैं तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है अपोज करती है मोशन को, मतलब वो बॉडी को मूव करने से रोकने की कोशिश करती है. दैट मीन्स द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वुड बी इन द लेफ्ट हैंड साइड. सो दिस इज व्हाट वी हैव. फ्रिक्शनल फोर्स, इट ऑलवेज ट्राइज टू अपोज द मोशन ऑफ अ बॉडी. चाहे बॉडी मूव कर रही है तब भी वो अपोज करेगी, या बॉडी मूव करने की कोशिश कर रही है पर एक्चुअली मूव नहीं कर रही, तब भी वो ऑपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई होगी. और इन सारे केसेस में भी अगर हम देखेंगे तो द पुश एक्सर्टेड बाय ब्रूम टू मूव द ट्रैश, जब ब्रूम फ्लोर पे जब हम उसको स्वीप करेंगे तब भी आप नोटिस करेंगे कि फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करेगी, ठीक है. whenever the two surfaces are in contact with each other, frictional force is always existing. The ball lying on the ground, बॉल जो ग्राउंड पे है, जब आप उसको किक करने की कोशिश करेंगे तो अब आपको कुछ फोर्स लगानी पड़ेगी, ठीक है. क्यों हमें फोर्स लगानी पड़ती है? थोड़ी देर बाद वो रुक क्यों जाती है? इट्स ऑल बिकॉज ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स व्हिच इज एक्टिंग बिटवीन द बॉल एंड द ग्राउंड. पुल एक्सर्टेड बाय अ हॉर्स दैट मूव्स अ कार्ट, तो हॉर्स को कांस्टेंटली फोर्स लगानी पड़ती है कार्ट को मूव करने के लिए. हॉर्स थोड़ी देर बाद अगर फोर्स लगाना बंद कर देगा तो कार्ट भी रुक जाएगा. क्यों रुक जाएगा? क्योंकि कार्ट के जो व्हील्स हैं दे आर इन कांटेक्ट विद द ग्राउंड एंड फ्रिक्शनल फोर्स इज ऑलवेज अपोजिंग दैट मोशन. द पुल एक्सर्टेड बाय स्टीम इंजन मूव्स अ ट्रेन, सेम चीज अप्लाइज ऑन दैट एज वेल. एंड द सेम थिंग, कॉन्स्टेंटली आपको फोर्स लगानी पड़ेगी, नहीं तो जो पिछले वाले जो आपके कोचेस हैं, डब्बे हैं, वो ट्रैक के साथ कांटेक्ट में है, दैट रेलवे ट्रैक्स, ठीक है. तो उसके दो सरफेसेस हैं तो वो फ्रिक्शन है. दैट इज व्हाई दे वुड स्टॉप आफ्टर सम टाइम इफ द स्टीम इंजन वुड नॉट अप्लाई द फोर्स. फोर्स ऑफ ग्रेविटी जिसकी वजह से कोई भी चीज नीचे गिरती है, ठीक है, तो उसमें एयर पार्टिकल्स होते हैं. एयर पार्टिकल्स जो हैं वो ऑलवेज दे अपोज द मोशन, क्योंकि वो उनके साथ कांटेक्ट में आएगी, क्योंकि एयर इज ऑल अराउंड अस. तो उसकी वजह से फ्रिक्शन फोर्स इज ऑलवेज एक्टिंग ऑन इट. अ फील्डर ऑन द ग्राउंड स्टॉप्स अ मूविंग बॉल बाय अप्लाइंग अ फोर्स विद हिज हैंड. तो बॉल को जब आप हैंड में लेते हो तो वो बॉल जो स्लिप नहीं करता. Why? Because there is some friction force
between the ball and your hands. That is why we have already talked about so many times in our past classes कि friction की वजह से हम we are able to hold things. There is a friction between our hands and those objects, चाहे वो पेन है, चाहे वो डस्टर है, चाहे चौक है, और उन फ्रिक्शन की वजह से वो चीज स्लिप नहीं करती, स्किड नहीं करती. ठीक है, तो देयर आर ऑल दीज एग्जांपल्स दैट वी हैव ऑलरेडी डिटेक्टेड. उसमें आप फ्रिक्शनल फोर्स हर कदम पे पाएंगे जहां पे दो सरफेसेस कांटेक्ट में आ रहे हैं. The second type of contact force is normal reaction force. Definition: the force acting on a body when it is placed on a surface in perpendicular normal direction to the surface is called normal reaction force. Book placed on a table does not fall down because normal reaction force is in upward direction and it is also equal to the weight of the book which is in downward direction. Example के तौर पे टेबल पे हमने ये बुक रखी हुई है, ठीक है, और ये बुक हमें पता है ग्रेविटी तो हमेशा एक्ट करती है. तो बुक जब हम एयर में लेते हैं और इसको अगर हम छोड़ देते हैं तो वो नीचे गिरती है, पर अगर हम टेबल पे रख देते हैं तो ग्रेविटी तो तब भी लग रही है, तो वो नीचे क्यों नहीं गिरती? इट इज बिकॉज ऑफ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स. जो वेट जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में लगती है बिकॉज ऑफ द फिजिकल कॉन्टैक्ट ऑफ द बुक विद द टेबल. And it is also not only equal but in opposite direction. हमें पता है फोर्स जो है वेक्टर क्वांटिटी है, अगर R W के इक्वल होगी तो वो कैंसिल आउट होके उसका नेट इफेक्ट जीरो हो जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट इज अ टेंशन फोर्स, द फोर्स दैट डेवलप्स इन द स्ट्रिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन व्हेन a body is suspended by a string attached to a rigid support. जब भी हम किसी बॉडी को एक स्ट्रिंग के साथ नीचे, जैसे यहां पे हम ये डायग्राम देख सकते हैं विच इज ऑन द एक्सट्रीम राइट हैंड साइड. ठीक है, तो इसमें नॉर्मली क्या है, ये एक रिजिड सपोर्ट है, ये एक स्ट्रिंग है जिसके साथ हमने ये बॉडी अटैच की है, जिसका W वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, और वो आप देखेंगे स्ट्रिंग एकदम से टाइट हो जाती है. आपने नोटिस किया ना, एक धागा अगर आप लेंगे, अगर आप सिर्फ धागा एक सपोर्ट के साथ ऐसे लटका दे तो वो काफी ढीला सा होता है एंड इज फ्लेक्सिबल, पर अगर आप उसके साथ कुछ बांध देंगे तो वो बड़ा टाइट हो जाता है. दैट टाइटनेस इज बिकॉज ऑफ दैट टेंशन फोर्स. ठीक है, तो आप ये लेके चलें, द फोर्स दैट डेवलप्स इन द स्ट्रिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन व्हेन अ बॉडी इज सस्पेंडेड बाय अ स्ट्रिंग अटैच्ड टू अ रिजिड सपोर्ट, इट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द बॉडी एंड द टेंशन फोर्स इज इन अपवर्ड डायरेक्शन व्हिच इज ऑपोजिट टू द डाउनवर्ड डायरेक्शन ऑफ द वेट. ठीक है, तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं. T इज इक्वल टू W, इसलिए वो वेट जो है वो नीचे नहीं गिरता. ठीक है. Next is spring force. The spring force is a force that develops in the opposite direction in which a spring is stretched or compressed. ये spring है अपना नॉर्मल, अगर हम इसको stretch करते हैं, इसको थोड़ा खींच के इस तरफ लेके जाते हैं, अगर हम इसको छोड़ दें यहाँ पे, हमें पता है कि ये इस तरफ जाता है. ठीक है, तो किसी वजह से जाता है, that force is called restoring force. और ये रिस्टोरिंग फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट. अगर आप इसको ज्यादा स्ट्रेच करेंगे तो ये ज्यादा फास्टर इस तरफ मूव करेगा, मतलब फोर्स रिस्टोरिंग फोर्स ज्यादा होगी. अगर आप इसको कंप्रेस कर देते हैं यहां से अगर हम स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं तो आपको पता है कि जब हम स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं तो वो जब छोड़ते हैं तो इस तरफ जाता है. तो मतलब आप जिस तरफ उसको मूव करवाएंगे, अगर आप उसको इलोंगेट करेंगे, खींचेंगे, तो वो इस तरफ जाएगा. अगर आप उसको कंप्रेस करेंगे तो अगर छोड़ेंगे तो वो इस तरफ जाएगा. दिस इज कॉल्ड स्प्रिंग फोर्स. और स्प्रिंग फोर्स इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स,
क्योंकि एक रिस्टोरिंग फोर्स उसमें आ जाती है, पैदा हो जाती है, जो उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में लेके जाती है। अगर आपने इलॉन्गेट किया है तो वो उसको जो है वापस लेके जाएगी नॉर्मल पोजीशन में। तो रिस्टोरिंग फोर्स का काम होता है कि उसको नॉर्मल पोजीशन में मैं लेके जाऊं। नेक्स्ट इज कोलिजन फोर्स। कोलिजन फोर्स इज द फोर्स दैट अप्लाइज ऑन अ बॉडी ऑन ईच अदर व्हेन दे कोलाइड विद ईच अदर। अगर दो बॉडीज आपस में कोलाइड करेंगी, मतलब फिजिकल कांटेक्ट में आएंगी, तभी ये फोर्स एक्ट करेगी। और ये फोर्स जो होती है इज इक्वल टू द फोर्स अप्लाइड बाय फर्स्ट बॉडी ऑन सेकंड बॉडी, और सेकंड बॉडी भी फर्स्ट बॉडी भी उतनी ही फोर्स अप्लाई करेगी। जैसे ये दो बॉडी हैं ए और बी, पहले ये दूर थी, जब ये कोलाइड करती हैं जो फोर्स ए बी पे लगाता है और बी ए पे लगाता है, ये इक्वल होती है और ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है। ये हम आगे जाके स्टडी भी करने वाले हैं कि क्यों होती है, किसकी वजह से होती है। तो हमने यहां पे लिखा है एफ ए बी, force applied on A due to B, and FBA, force applied on B due to A. They are equal and the minus sign means their direction is opposite. तो इनका इफेक्ट क्या होगा, ये कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को, ठीक है। So with that we come to the end of contact forces. In next lesson we will study about non-contact forces. Thank you.